हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। दिस इज गोइंग टू बी अ वन शॉट वीडियो जिसमें हम कवर करने वाले हैं 20 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट 4 ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। यूनिट 4 विच इज द वर्क, पावर एंड एनर्जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी यूनिट है ये बेसिकली, राइट? सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ एब्सोल्यूट बेसिक्स के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन, द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एफ, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? ये आपको पता करना है। और लेट्स से दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर। दोनों की डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट है एक दूसरे से। दैट मीन्स दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 180 डिग्रीज का, राइट? ऑपोजिट का मतलब यही होता है। अब हमको आपसे पूछा गया है बेसिकली कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है वो किस के इक्वल होगा? माइनस ए बी, प्लस ए बी, जीरो या फिर वन, राइट? अब देखो, हमको एक चीज़ पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, इसको हम कैसे ओपन करते हैं? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ जो इन दोनों में एंगल बन रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, कॉस ऑफ थीटा। नाउ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड can be simply written as A. B vector magnitude can also be simply written as B. Now what will be the cos of theta? We know theta is 180 degrees. That means cos 180 degrees यहाँ पे हो जाने वाला है, एंड cos 180 किसके इक्वल होता है? -1, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाने वाला है? ए बी एंड दिस इज माइनस, सो इस माइनस के साइन को हम आगे लगाएंगे। वी गेट दिस आंसर माइनस ए बी। सो ऑप्शन नंबर पहला जो है, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्टली आपको याद रखनी है इसकी वैल्यू। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल होता है? दिस इज बेसिकली 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल। ये नंबर आपको याद रखना है, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल। ये वैल्यू है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ओके? अब उल्टा भी पूछा जा सकता है बाय द वे। अगर तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो 1 जूल होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल होता है? इसको भी हम यहीं से पता कर सकते हैं, बिकॉज हमने इतना तो देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके इक्वल है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल के। सो अगर मुझे 1 जूल की वैल्यू चाहिए तो फर्स्ट जो ये वाला नंबर है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19, इसको हम भेजेंगे ओवर द लेफ्ट हैंड साइड। So it will get into the denominator, 1.6 into 10 raised to power -19 electron volt is equals to 1 joule. 1 divided by 1.6, इसको जब आप डिवाइड करोगे you will get something like 0.624 multiplied by जो ये 10 raised to power -19 डिनोमिनेटर में है, इसको अगर मैं न्यूमिनेटर में भेजूंगा तो फर्स्ट इट विल गेट +19, ओके? सो ये वैल्यू आ चुकी है 1 जूल की, लेकिन ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको ऑफकोर्स हमको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। दैट मीन्स इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट? एक डिजिट छोड़ के। फर्स्ट डिजिट शुड नॉट बी जीरो, और जो डेसिमल है वो एक डिजिट छोड़ के आना चाहिए। इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि एक डिजिट छोड़ के ही तो आ रहा है जीरो, राइट? बट जीरो शुड नॉट बी देयर, और यू कैन से कि एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए उस डेसिमल से पहले, राइट? दिस जीरो इज ऑफकोर्स नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है? सो 6.24 मल्टीप्लाइड बाय, बिकॉज अब जो ये वाला नंबर है 0.624, दिस हैज इंक्रीज्ड, राइट? वी हैव मेड इट 6.24, सो दिस विल गेट डिक्रीज्ड। दैट मीन्स 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हो जाने वाला है 1 जूल। ये 1 जूल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6.24 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। इफ़ यू कैन दोनों चीज़ों को याद रख लो। अदरवाइज जो मेन चीज़ आपको याद रखनी होती है ये, राइट? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू याद रखो, बिकॉज ये जो दूसरी वैल्यू है इसको याद रखने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन, अगर पूछा भी जाएगा सिंपली एक डिवीजन करनी है एंड यू विल गेट द आंसर कि 1 जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ये फोर्स अगर एक्ट कर रही है किसी बॉडी के ऊपर और बॉडी में कितनी डिस्प्लेसमेंट आ रही है? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप मीटर्स। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द फोर्स, है ना? कैलकुलेट करने को बोला गया वर्क डन। अब देखो यहाँ पे वो वाला मेथड नहीं लगेगा ऑफकोर्स कि वर्क डन को मैं ऐसे कैलकुलेट कर लूँ, एफ वेक्टर डॉट विद एस वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ थीटा। बिकॉज द प्रॉब्लम इज मैग्नीट्यूड तो आ जाने वाला है एफ का मैग्नीट्यूड निकालना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। इस तरह से 2 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है वो भी आ जाने वाला है। 2 का स्क्वायर जस्ट कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर करके हम उनको ऐड करेंगे, ओवर का और टोटल का अंडर रूट आ जाने वाला है ना। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से एफ की वैल्यू भी आ जाने वाली है एंड एस का जो मैग्नीट्यूड है वो भी आ जाने वाला है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस गाय ओवर हियर कॉस थीटा, हमारे पास एंगल गिवन नहीं है, राइट। अगर हमारे पास एंगल गिवन होता तो ये वाला मेथड भी लग सकता था, बट ऑफकोर्स यहाँ पे हम ऐसे नहीं करने वाले। डायरेक्टली इन दोनों का क्या करने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। किस तरह से, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप डॉट विद 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। चलो अब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 2i कैप डॉट विद 2i कैप, 2 2s आर 4 एंड i कैप डॉट विद जो i कैप होगा वो हो जाएगा 1 के इक्वल, राइट। एक चीज़ आपको ऑलरेडी आई गेस पता होगी, बट अगर नहीं पता स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग। अगर आपको पता है ये थोड़ा सा पार्ट आप स्किप कर सकते हो कि कैसे i डॉट i जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। अगर आपको पता है ऑलरेडी, राइट, कुछ सेकेंड्स वीडियो को आप आगे कर लो। देखो i वेक्टर और जो ये i कैप है डॉट विद i कैप, इसको 1 के इक्वल हम क्यों कहते हैं, बिकॉज इसको उसी तरह से सोचो कि अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मेरे को कैलकुलेट करना है, इसको मैं ओपन कैसे करूँगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड फिर जो दूसरा वेक्टर है दूसरे आई कैप का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दोज टू आइज। अब आई कैप एंड आई कैप ये दोनों तो सेम ही है ना, तो दोनों के बीच में एंगल कुछ भी नहीं होगा, जीरो एंगल होगा दोनों के बीच में एंड कॉस 0 1 के इक्वल होता है, तो मैं इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास बचा आई कैप का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय आई कैप का मैग्नीट्यूड। अब आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है, और जो ये आई कैप है इसका मैग्नीट्यूड भी 1 के इक्वल होगा एंड 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। सो इस वजह से आई डॉट आई 1 के इक्वल होगा। सिमिलरली जे कैप डॉट विद जे कैप वो भी 1 होगा। सिमिलरली के कैप डॉट विद के कैप वो भी ऑफकोर्स 1 के इक्वल होगा, ठीक है। सो प्रोसीडिंग, 2i कैप 2i कैप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s आर 4 एंड आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू 1। आई कैप को जे कैप के साथ करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आई कैप डॉट विद जे कैप किसके इक्वल होता है, 0 को इक्वल होता है। ऐसा क्यों होता है, अगेन अगर आपको पता है थोड़ा सा पार्ट इसको स्किप कर दो, अगर नहीं पता देन आई एम एक्सप्लेनिंग। आई कैप डॉट विद जे कैप हम करने वाले हैं, दिस इज द आई कैप, दिस इज द जे कैप, राइट। उसी तरह से करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है दोनों का। सो आई कैप का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय जे कैप का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। अब जो आई जे के होते हैं ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। मतलब आई और जे के बीच में एंगल कितना है, 90। जे और के बीच में 90, आई और के बीच में 90। किसी भी दो वेक्टर्स, जो मैं आई जे और के की बात करूं, इन तीनों ही यूनिट वेक्टर्स में से किसी भी दो का आपसी एंगल पूछ लिया जाए तो वो 90 के इक्वल है। ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का ये मतलब है ऑफकोर्स, राइट। सो थीटा यहाँ पे 90 होने वाला है एंड कॉस 90 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 0 के इक्वल होता है, राइट। सो डज नॉट मैटर यार कि यहाँ पे क्या आने वाला है, ऑल्दो 1 आएगा। आई कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 है, जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बट यहाँ पे 0 बैठा हुआ है जो इनको भी क्या इक्वेट किस चीज़ के इक्वल कर देने वाला है, ऑफकोर्स 0 के इक्वल कर देने वाला है। इस वजह से आई डॉट जे 0। सिमिलरली आई को अगर के से मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तब भी 0 आएगा, जे को के मल्टीप्लाई करूंगा डॉट प्रोडक्ट करूंगा तब भी मेरे पास 0 आने वाला है, ठीक है। सो इस वजह से मैं आई वाले इस पार्ट को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं करने वाला। सिमिलरली इसको इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट करने का कोई फायदा नहीं है, 0 आने वाला है। सो सेम को सेम के साथ करने वाले हैं, दैट क्लियरली मीन्स, ठीक है। सो जे को जे के साथ 4 3s आर 12 पॉजिटिव 12 एंड जे कैप डॉट विद जे कैप हो जाएगा 1। देन इसको इसके साथ -5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू -15 के डॉट के इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो बस आपको इसको सॉल्व कर लेना एंड आपके पास वर्क डन आ जाएगा इन द जूल, कितने जूल का वर्क डन हुआ। सो वर्क इज इक्वल्स टू 12 एंड 4 इज इक्वल्स टू 16, 16 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1। सो 1 जूल, सिर्फ 1 जूल का वर्क डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वर्क कैन बी डन बाय द अर्थ्स ग्रेविटी, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ऑल ऑफ द अबव। अर्थ की ग्रेविटी किस तरह का वर्क डन करती है, देखो एक एक करके सारे ऑप्शंस देखते हैं कि वैसा पॉसिबल है या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज 0 जूल, क्या ग्रेविटी कभी 0 वर्क डन कर सकती है। नाउ थिंक अबाउट इट कि 0 वर्क डन कब हो सकता है, द वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट विद एस वेक्टर।
थिंक अबाउट इट, कौन से अलग अलग केसेस हो सकते हैं जिनमें वर्क डन जीरो हो सकता है। पहली चीज, बिकॉज पहले इसको ओपन अप कर लें फिर सोचना काफी इजी रह जाएगा, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड इन दोनों के बीच में कितना एंगल है उसका कॉस, कोसाइन। नाउ ईदर फोर्स जीरो हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, और जो ये कॉस थीटा है वो जीरो हो सकता है, और इन अदर वर्ड्स जो थीटा है वो 90 डिग्रीज के इक्वल हो सकता है। सो ये तीन कंडीशंस होती हैं कि जिसमें आपका जो वर्क डन है वो जीरो के इक्वल आ रहा हो, राइट। ईदर जो फोर्स है वो जीरो, सेकंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो, थर्ड केस जो थीटा है वो 90 के इक्वल हो। अब देखो, क्या अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो सकती है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज अर्थ का मास है और कोई भी मैसिव चीज ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करती ही करती है, उसको आप जीरो नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस उसका मास है, राइट। सो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता कि फोर्स जीरो हो जाए, राइट। कोई और केस देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हो सकती है फोर्स, राइट। लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट्स की अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप बाहर से नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे तो वो ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में रहने वाला है जैसे वो था। सो लेट्स सपोज जैसे आप आपके रूम में इस टाइम पे फर्नीचर पड़ा हुआ है, कोई चेयर है, कोई टेबल है, दैट इज एट रेस्ट, और ऑफकोर्स जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से आप नेट फोर्स नहीं लगाओगे वो रेस्ट पे ही रहने वाली है, दैट मीन्स उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन क्या उस पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही क्या? ऐसा तो नहीं है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसके ऊपर भी लग रही है, राइट। दैट मीन्स इवन दो कि उस पर्टिकुलर चेयर के ऊपर या टेबल के ऊपर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है बट स्टिल उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। आर यू गेटिंग दिस? सो ऑफकोर्स जो वर्क डन होगा कितना होगा? जीरो। इस केस में जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कोई वर्क डन नहीं कर रही है, सो ऑफकोर्स जीरो वर्क डन बिल्कुल कर सकती है जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है। सिमिलरली आखिरी वाला केस में भी पॉसिबल है ऐसा, राइट। अगर एंगल 90 हो, एंगल 90 कैसे केस में होता है? जैसे मान लो सेंटीपिटल फोर्स की अगर हम बात करेंगे, सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है? जैसे लेट्स से जो अर्थ है वो सन के अराउंड रोटेट कर रही है ड्यू टू द सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, वहाँ पे जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट कर रही है एज अ सोर्स ऑफ द सेंटीपिटल फोर्स। दैट मीन्स सिंपल सी बात है, सेंटीपिटल फोर्स कोई भी ऐसी फोर्स होती है जो अगर ना हो तो रोटेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की पॉसिबल नहीं हो सकती। लेट्स से अगर सन है, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती तो अर्थ क्यों उसके अराउंड घूमती, राइट। सो इन दिस केस जो मैं अगर सन और अर्थ की एग्जांपल लेता हूँ तो जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वही बेसिकली सेंटीपिटल फोर्स है। एंड थिंक अबाउट इट, जो सन है, लेट्स से दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ। जो अर्थ है वो इस तरह से सन के अराउंड घूम रही है। किसी भी पॉइंट पे अगर आप बात करोगे, लेट्स से जो अर्थ की वेलोसिटी होने वाली है या अर्थ की जो डिस्प्लेसमेंट होने वाली है बेसिकली, राइट, लेट्स से इस पर्टिकुलर टाइम पे अर्थ की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में है एज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रेड वेक्टर, ठीक है। लेकिन किसी भी पॉइंट के ऊपर सन किस डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा या कौन सी डायरेक्शन में इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा? ऑफकोर्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो सेंटर की तरफ लगती है ऐसे, राइट। सो दिस इज द फोर्स वेक्टर and the red one is the displacement vector, and you can clearly see f vector and s vector के बीच में कितना एंगल है यहाँ पे 90 डिग्रीज का, ठीक है। सो इस केस में अगर पूछा जाए कि जो सन की ग्रेविटी की वजह से अर्थ रोटेशनल मोशन कर रही है, क्या यहाँ पे इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स, सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कोई वर्क डन कर रही है? द आंसर इज बिल्कुल नहीं कर रही है, जीरो। सिमिलरली इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर ऐसे पूछा जा सकता है कि जो सेंटीपिटल फोर्स होती है उसके द्वारा किया हुआ जो वर्क डन होता है, द वर्क डन बाय द सेंटीपिटल फोर्स, राइट। इन दिस केस मान लो उसने पहले आपको एग्जांपल दे दिया, ऐसे डिस्क्राइब कर दिया एंड देन बोल रहा है कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो यहाँ पे एक्ट कर रही है सेंटीपिटल फोर्स, क्या यहाँ पर ये कोई भी वर्क डन कर रही है या नहीं कर पा रही? ऑफ कोर्स द आंसर इज जीरो। कोई वर्क डन यहाँ पे जो अर्थ जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है और द सेंटीपिटल फोर्स इन दिस केस, this work done is completely zero because of this angle is 90 degrees, ठीक है। So coming back to the options, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल दैट मीन्स ट्रू है, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जीरो वर्क डन तो कर ही सकती है। व्हाट अबाउट सेकंड ऑप्शन, पॉजिटिव? क्या पॉजिटिव वर्क डन कर सकती है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स? देखो पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? पॉजिटिव वर्क डन एक केस में होता है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, पॉइंट कर रहे हो।
एंड वेरी इजी, जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है, मान लो किसी भी हाइट से आपने किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ऑफ कोर्स जो बॉडी है उसकी डिस्प्लेसमेंट भी नीचे को हो रही है, नीचे की तरफ वो गिर रहा है, और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो ऑलवेज नीचे की तरफ लगती है। क्लियरली यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, इस वजह से अर्थ यस पॉजिटिव वर्क डन बिल्कुल कर सकती है। क्या नेगेटिव वर्क डन भी कर सकती है? ऑफ कोर्स यस। अगर आप बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो विद सम इनिशियल वेलोसिटी, आपने उस बॉडी को ऊपर की तरफ भेजा इस तरह से, दैट मीन्स उसकी डिस्प्लेसमेंट फिलहाल ऊपर की तरफ हो रही है, बट ऑफ कोर्स इवन जब वो ऊपर की तरफ जा रही है उसके ऊपर तब भी जो फोर्स लग रही है ना अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स, वो नीचे की तरफ ही लग रही है। यहाँ अब ये दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, एंड जब भी ऐसा होता है एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, दैट मीन्स थीटा बेसिकली 180 के इक्वल होता है। सो कॉस 180 -1 होने की वजह से जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल आता है? माइनस के इक्वल आता है, नेगेटिव में आता है। ठीक है, सो यस, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेगेटिव वर्क डन भी कर सकती है। सो ऑफ कोर्स द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ क्वेश्चन, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे आप देख सकते हो जो फोर्स है वो वेरिएबल है, पहले तो कांस्टेंट थी ऑल दो, उसके बाद वो चेंज कर रही है, ड्रॉप हो रही है, और यहाँ तो बिल्कुल जीरो हो चुकी है एट द 6 मीटर्स पॉइंट, राइट। सो दिस इज वेरिएबल फोर्स। यहाँ आपको कैलकुलेट करने को बोला गया वर्क डन। वेरिएबल फोर्स जब भी होती है ना, कैलकुलस की हेल्प से अगर आपको बोला जाए कैलकुलेट करना कितना वर्क डन किया, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। ग्राफिकली ऑल दो चीज़ें बहुत ईजी रहती हैं। ग्राफिकली चाहे किसी भी टाइप की फोर्स आपके पास दी हो, चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, सेम ही मेथड आपको लगाना है। आपको जस्ट एरिया फाइंड करना है अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एंड आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल वर्क डन बाय दैट फोर्स। वर्क डन बाय एनी फोर्स इज गिवन बाय एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, सो बेसिकली हमको अब क्या करना है? सिर्फ एरिया फाइंड करना है। अब देखो, एरिया फाइंड करने के लिए पहले तो ये एरिया फाइंड करना पड़ेगा, राइट, एंड उसके बाद जो ये वाला एरिया बचा, इस ट्रायंगल वाला एरिया बचा, वो हमको फाइंड करना पड़ेगा, राइट। सो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ये जो ये वाला पैरेललोग्राम है, इसका एरिया कितना है। ठीक है, सो दिस इज 5 न्यूटन्स, दिस इज 4 मीटर्स, 5 × 4 इज 20, राइट। सो इस एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 20। सो 20 जूल का वर्क डन तो देखो यहीं पे हो गया, बिकॉज यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट थी। 5 न्यूटन की फोर्स लगातार अगर 4 मीटर की डिस्प्लेसमेंट तक लगे, राइट, फोर्स देखो 5 न्यूटन ही है यहाँ पे, 5 न्यूटन्स की फोर्स लगातार 4 मीटर्स के डिस्टेंस तक अगर बॉडी के ऊपर लग रही है, तो टोटल वर्क डन होगा 20 जूल। ये तो हमको डायरेक्टली पता है, 5 4 आर 20, है ना। अब जो ये वाली ट्रायंगल आपके पास फॉर्मेशन हो रही है, इसका एरिया आप कैसे फाइंड करोगे? फर्स्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो बेस इज 2 meters, 6 - 4, and multiplied by this height. Height is 5 newtons. ठीक है, now 2 के साथ 2 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा एंड वी गेट 5. सो यहाँ 5 जूल का वर्क डन हुआ. सो 20 जूल का वर्क डन यहाँ हुआ है, 5 जूल का वर्क डन यहाँ हुआ है. ऑफ कोर्स टोटल वर्क डन विल बी 20 + 5 इज इक्वल्स टू 25 जूल. 25 जूल का वर्क डन है टोटल. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू. बहुत ही ये तो इजी क्वेश्चन है. मैकेनिकल जो एनर्जी होती है दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी. अगर आप किसी भी बॉडी को लेट से फ्री फॉल करवाते हो, किसी हाइट से आप ड्रॉप करते हो इसको फ्रीली, टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर ऑफ कोर्स उसके पास सिर्फ एंड सिर्फ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी. काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज आपने उसको रेस्ट पर पकड़ा हुआ है, वेलोसिटी उसकी नहीं है, जब ऑफ कोर्स स्पीड ही नहीं है उसके पास, तो ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी भी उसके पास नहीं होने वाली है. लेकिन जैसे 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 वो बॉल नीचे की तरफ आती है, क्या होता है, वेलोसिटी उसकी बढ़ती रहती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उसका इंक्रीज होता रहता है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती रहती है. बट जैसे जैसे ऐसे बॉल अर्थ के टुवर्ड्स जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी सिस्टम की वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है ना. ठीक है, जैसे 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 हाइट कम होगी बॉल की, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली m/g/h. जो ये हाइट है वो कम होती जा रही है ना, जैसे जैसे ऐसे बॉल अर्थ के टुवर्ड्स जा रही है, राइट. ऑलमोस्ट जब बॉल गिरने वाली होगी, सरफेस के एकदम पास होगी, फिर तो ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल होगी ना जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है बॉल की, राइट. सो वैसे केस में हम क्या बोलते हैं कि जब बॉल फ्री फॉल कर रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है, दैट मीन्स इन दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा. बिकॉज जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है,
वही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के केस में चेंज हो रहा है। और यू कैन से द गेन इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द लॉस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, राइट। लेकिन टोटल इन दोनों का जो सम है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और इन अदर वर्ड्स द मैकेनिकल एनर्जी, दैट रिमेन्स द कॉन्स्टेंट, राइट। दिस इज वन ऑफ द simplest example of the law of conservation of energy. Next one, question number 7. The work energy theorem states that the work done by any force, कोई भी जो फोर्स है वो जितना भी वर्क डन कर रही है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, किस क्वांटिटी के इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी, और चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। According to the work energy theorem, the work done by any kind of force is given by change in the kinetic energy of the body, right? अगर किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है तो आप वहाँ से बोल सकते हो कि यस, इसके ऊपर कोई ना कोई वर्क डन कर रही है कोई ना कोई फोर्स, उसके बिना कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो सकती बॉडी की, राइट। इन द वैक्यूम, थिंक, बहुत एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स सपोज एक बॉल है जिसको आपने वैक्यूम में बाय गिविंग सम इनिशियल वेलोसिटी आपने उसको थ्रो कर दिया, राइट। अब इन द वैक्यूम देयर इज नथिंग टू रेजिस्ट इट, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी फोर्स नहीं है, कोई बाहर से उसके ऊपर रेजिस्टेंस नहीं लगने वाली है जो उसको स्लो डाउन कर दे और उसकी काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस कर दे, राइट। वैक्यूम में वो बॉल जस्ट मोशन में जा रही है, जस्ट स्पीड से जा रही है, जस्ट डायरेक्शन में जा रही है, कोई भी चेंज उसमें नहीं आने वाला। इवन अगर आप बहुत साल बाद भी उसको नोटिस करोगे, अनटिल एंड अनलेस कंसिडरिंग कि उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है तो, राइट। नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो इन दैट केस आप क्लियरली देख रहे हो ना, हम दोनों तरीके से इसको समझ सकते हैं। बिकॉज उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो जीरो है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जीरो, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी वहाँ चेंज नहीं कर रही है। और इन अदर वर्ड्स मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि उसके ऊपर कोई वर्क डन हो ही नहीं रहा, बिकॉज उसके ऊपर जब कोई फोर्स ही नहीं लग रही है तो यार वर्क डन कौन करेगा? द वर्क डन ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी इज कंप्लीटली जीरो बिकॉज उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। बट लेट्स से वो बॉल मूव कर रही थी विद सम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, राइट। दैट मीन्स उसकी कॉन्स्टेंट स्पीड थी, कॉन्स्टेंट जो सेम उसकी डायरेक्शन थी वो भी चेंज नहीं हो रही थी काफ़ी सालों तक। लेकिन सडनली मान लो बहुत 5 या 10 साल के बाद आप अचानक से देखते हो जो बॉडी है वो फास्ट हो रही है, या बॉडी अचानक से स्लो डाउन हो जा रही है, या लेट्स से अचानक से अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे रही है, राइट। तो आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा कि यार उसकी काइनेटिक एनर्जी में अगर कोई चेंज आया, सॉरी डायरेक्शन यहाँ पे वैलिड नहीं है, राइट, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर स्पीड उसकी चेंज होती है, मान लो बॉडी फास्ट हो जा रही है या स्लो हो जा रही है, तो आपको डायरेक्टली पता लग जाने वाला है कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में बिकॉज कोई ना कोई चेंज आया है, इट क्लियरली मीन्स बॉडी के ऊपर किसी ना किसी फोर्स ने वर्क डन किया है, राइट। दैट मीन्स हो सकता है कि वहाँ कोई आसपास उसके नियर बाय प्लैनेट हो जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको अफेक्ट कर दिया, या फिर और भी किसी बाहर से किसी ना किसी टाइप की उसके ऊपर फोर्स लगी है डेफिनेटली, जिसने उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया। ओके, सो ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आ रहा है तो उसके ऊपर कोई ना कोई वर्क डन हो रहा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि बिना वर्क डन किए किसी भी बॉडी के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। Question number 8. A construction worker holds a heavy toolbox. How much work is done by the worker? बहुत ही, देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, राइट। कितना उसने वर्क डन किया? वर्क डन बिकॉज डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। यहाँ पे फोर्स नो डाउट उसने लगाई होगी ऊपर की तरफ उस बॉक्स के ऊपर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बॉडी की नहीं हो रही है। जो वो टूल बॉक्स है उसको जस्ट उसने होल्ड किया हुआ है, वो उसको मूव नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं हो रही है यहाँ पे। इस वजह से बेसिकली वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाने वाला है बिकॉज ऑफ द जीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। हाँ, अगर वो उस बॉक्स को मूव कर रहा होता, लेट्स से मान लो जैसे एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ वो चढ़ रहा होता, ठीक है, यहाँ से उसने स्टार्ट करना शुरू किया, राइट। मान लो उसके हाथ में ऐसे बॉक्स है और वो इस बॉक्स को लेके यहाँ पहुँच जा रहा है, दैट मीन्स उस बॉक्स की हाइट में कोई ना कोई चेंज आया होता, फिर हम बोलते कि हाँ उसने ग्रेविटी के अगेंस्ट भी कोई ना कोई वर्क डन किया, राइट। बट इन दिस केस उसने सिर्फ होल्ड करके रखा हुआ है, वो वहीं के वहीं खड़ा हुआ है, दैट मीन्स जो वो टूल बॉक्स है उसकी हाइट में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। सो ऐसे केसेस में ऑफ कोर्स जीरो वर्क डन होगा। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द लीनियर मोमेंटम इज, ये तो काफ़ी इजी है, सिंपल सी इसकी डेरिवेशन होती है. बाय द वे अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन याद है तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. अदरवाइज अगर नहीं भी याद तो इसकी सिंपल सी डेरिवेशन है. देखो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ एम बी स्क्वायर. इस रिलेशन को अगर मैं m से मल्टीप्लाई एंड m से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, है ना. है तो ये हाफ एम बी स्क्वायर ही है बेसिकली, जस्ट एक m से m यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड स्टिल विल गेट हाफ एम बी स्क्वायर. जस्ट इसकी फॉर्म को हमने थोड़ा सा चेंज किया है. वाई? बिकॉज ये जो m स्क्वायर वी स्क्वायर है ये लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर बन चुका है ऊपर, है ना. ऊपर हमारे पास आ चुका है लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर एंड नीचे 2m, बिकॉज p इज इक्वल्स टू कितना होता है m इंटू वी, राइट. सो इस वजह से न्यूमिनेटर को जस्ट मैंने इस फॉर्म में चेंज किया सो दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास लीनियर मोमेंटम की टर्म्स में आ सके एंड वी गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन बाय द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय, चार ऑप्शंस आपके सामने गिवन है. विच वन इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. वर्क डन बाय द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब इस रिलेशनशिप को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि वाई इज इट द करेक्ट आंसर, राइट. देखो व्हाट दिस रिलेशनशिप इज ट्राइंग टू टेल अस इज दैट अगर किसी बॉडी की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसमें जो चेंज आ रहा है उसको अगर मैं नेगेटिव कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया. और इन सिंपल टर्म्स जो ये वाली क्वांटिटी है, राइट, अगर ये नेगेटिव है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा. सिंपल, बिकॉज नेगेटिव एंड नेगेटिव, टू नेगेटिव्स मेक अ पॉजिटिव. लेकिन अगर ये वाला पार्ट इटसेल्फ पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑफ कोर्स अ नेगेटिव क्वांटिटी. उस केस में जो वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वो होगा नेगेटिव. गॉट इट. सो इसका साइन बेसिकली हमको बताएगा उसका उल्टा करके कि हाँ जी इसका साइन किस तरह का है. ये रिलेशनशिप हमको बता रहे हैं, है ना. अब सिंपल देखो, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है, एक बॉल है जिसको मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ. ओके, अब बॉडी का मोशन हो रहा है ऊपर की तरफ. ये पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है? जैसे 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 वो बॉल ऊपर की तरफ जा रही है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? उसकी ऑफकोर्स जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है हाइट के साथ साथ. दैट मीन्स ये जो चीज़ है इट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना. चेंज किस तरह से हम पता करते हैं? कोई भी फाइनल वैल्यू माइनस द इनिशियल वैल्यू, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पर्टिकुलर दो इंटरवल्स के बीच में. ओके, नाउ बिकॉज दिस थिंग इज पॉजिटिव, राइट, सो नेगेटिव इनटू लेट्स सपोज जो ये वाली क्वांटिटी आ रही है वो जो भी है उस डज नॉट मैटर, राइट. हमको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज में नहीं फंसना है, बट ऑफकोर्स वी नो वेरी वेल कि अगर ये नेगेटिव है, दिस इज पॉजिटिव, वर्क डन हमारा किस तरह का आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव ऑफ कोर्स. एंड दैट इज ऑफ कोर्स वेरी ट्रू. अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो वर्क डन जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स कर रही है वो ऑफ कोर्स नेगेटिव होता है. क्यों? बिकॉज जो वर्क डन होता है उसको हम इस तरह से देखते हैं, फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट हम उन दोनों का करते हैं बेसिकली. सो एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, है ना. अब सिंपल सी बात है यार, अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट उसकी नो डाउट ऊपर की तरफ हो रही है, वर्टिकली ऊपर की तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड्स है डिस्प्लेसमेंट, बट अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लग रही है. दैट मीन्स एफ और एस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्रीज का है एंड कॉस 180 कितना होता है, -1, जिसकी वजह से ये वर्क डन क्या आने वाला है, ऑफ कोर्स नेगेटिव आने वाला है. ठीक है, सो इस वजह से बिल्कुल ये रिलेशनशिप बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, ऑपोजिट केस भी लेके एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं. अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है, मान लो फ्री फॉल कर रही है. अब अगर कोई बॉडी को आपने हाइट से ड्रॉप कर दिया इस तरह से, उस केस में देखो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. एंड ऑफ कोर्स व्हेन इट विल रीच द अर्थ सरफेस इट विल गेट जीरो, है ना. दैट मीन्स इस केस में जो ये क्वांटिटी है इट इज नेगेटिव, जो चेंज आ रहा है यू ग्रेविटेशनल फोर्स में, राइट. नेगेटिव क्यों? बिकॉज अगर लेट्स सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपने कैलकुलेट करी उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पहले, राइट, लेट्स से दिस इज द यू आई इनिशियल वैल्यू, दिस इज द फाइनल वैल्यू, और अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो यू एफ माइनस यू आई, तो ऑफकोर्स आपके पास नेगेटिव क्वांटिटी आएगी बिकॉज यू एफ इज लेस देन द यू आई, है ना. यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी बिकॉज ऑफ द लेसर हाइट, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ द ग्रेटर हाइट, राइट. दैट मीन्स
डेल्टा यू जो ये पार्ट है इस केस में कैसा होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। जो ये पार्ट है यही तो है बेसिकली डेल्टा यू, ठीक है। सो बिकॉज ये इटसेल्फ यहाँ पे नेगेटिव हो चुका है एंड नेगेटिव इनटू नेगेटिव इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, दैट मीन्स इस केस में अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा वर्क डन कर रही है, पॉजिटिव कर रही है। देखते हैं बिल्कुल ये ट्रू है या नहीं है। क्या सचमुच में जब बॉडी नीचे गिरती है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क डन कर रही होती है? लेट्स सी, F इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब जब कोई बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ लग रही है और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट तो ऑफकोर्स नीचे की तरफ हो रही है, दैट मीन्स एफ एंड एस दोनों की सेम डायरेक्शन है, एंगल दोनों में कितना होगा, 0, कॉस 0 इज 1, दैट क्लियरली मीन्स एस केस में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा ना कि नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट वी प्रेडिक्टेड फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, दैट्स वाई दिस रिलेशन याद रखना है आपको, वर्क डन बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय माइनस डेल्टा यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bus weighing 10,000 kg is moving with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। SI यूनिट्स में बिकॉज सबसे पहले हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। हाउ मच रिटार्डिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस बस इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर्स के अंदर अंदर अगर हम इस बस को रोकना चाहते हैं तो कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है। काफ़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, देखते हैं इसको कैसे हम डील करते हैं इसके साथ। जो बेस्ट मेथड होने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दैट इज गोइंग टू बी यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। हाउ, हमको पता है कि जितना भी हम वर्क डन करने वाले हैं या फिर जो ब्रेक्स की बात हो रही है, राइट, या फिर मान लो जो भी कोई एक्सटर्नल फोर्स की हम बात कर रहे हैं जो इसको रोकने वाली है, राइट, जो भी फोर्स रिक्वायर्ड है इस बस को, वो जितना भी वर्क डन करेगी वो किसके इक्वल होगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी में वो चेंज ला पाएगी उस बस में। इज इट? वर्क एनर्जी थ्योरम यही बोलती है ना, द वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल्स टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, कि वो किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज ला रही है, वही उसके द्वारा किया गया वर्क डन होता है उस बॉडी के ऊपर। अब ये वर्क डन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट, है ना। फर्दर जो ये डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं यहाँ पे डिवाइड में लाने वाला हूँ, बिकॉज ऑल आई नीड टू डू इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स। मेरे को फोर्स की वैल्यू चाहिए ना, रिटार्डिंग फोर्स कितनी है, ठीक है। सो सिंपली दैट मीन्स ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है टू कैलकुलेट द रिटार्डिंग फोर्स, ओके। चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर डिवाइडेड बाय s, ओके। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का यही मतलब हुआ कि पहले सॉरी उसकी फाइनल वैल्यू कितनी है काइनेटिक एनर्जी की, माइनस द इनिशियल वैल्यू कितनी है एंड डिवाइड उसको हम कर देंगे एस डिस्टेंस के साथ जो 50 मीटर्स हमको गिवन है। सो वैल्यूज पुट करते हैं, एफ इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। अब जो ये फाइनल वेलोसिटी है बॉडी की, दैट इज ऑफ कोर्स 0 बिकॉज एट द एंड हम बस को स्टॉप कर रहे हैं, सो v इज गोइंग टू बी 0, राइट। सो माइनस हाफ m की वैल्यू हमको गिवन है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय u का स्क्वायर, इनिशियल जो वेलोसिटी थी उसका स्क्वायर, सो 10 मीटर पर सेकेंड है, सो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस ही है 50, ओके। इतने न्यूटन्स की फोर्स हमको चाहिए। अब यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन होती है उसको करते हैं, देखो डायरेक्टली देखो, ये जो 2 है, 2 के साथ ये 100 कैंसिल होएगा 50 एंड 50 के साथ ये 50 डायरेक्टली जाएगा। सो आपका आंसर कितना आ रहा है, माइनस 10,000 न्यूटन। इतनी फोर्स चाहिए, माइनस जस्ट मीन्स कि इट इज़ रिटार्डिंग फोर्स, वो रिटार्ड कर रही है। अगर उसके न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड की बात करें तो इट इज़ जस्ट 10,000 न्यूटन, 10,000 न्यूटन की फोर्स आपको चाहिए अगर आप उस बस को रोकना चाहते हो। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज नेवर पॉजिटिव नेवर नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग की, उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर, where k is the spring constant and x is the displacement of the spring from its mean position। कितने सेंटीमीटर्स लेट से आपने उसको कंप्रेस करा है या स्ट्रेच किया है लेट से, राइट, दैट इज द x। अब यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव? बिकॉज जो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है ये हमको किस चीज़ के बारे में बताता है, द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग कितना ज़्यादा स्टिफ है। लेट्स से एक बहुत बारीक सा एक ऐसा स्प्रिंग है जिसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी भी फोर्स अप्लाई करते हो ना तो आप इजीली उसको डिफॉर्म कर पा रहे हो, दैट मीन्स उसको स्ट्रेच करना या कंप्रेस करना बहुत ईजी है। तो आप बोलोगे कि हाँ वो बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है, उसकी स्टिफनेस बहुत ही कम है,
राइट। दैट मीन्स इन फिजिक्स की टर्म में हम बोलते हैं उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत कम होने वाला है, जस्ट एक पॉजिटिव नंबर होगा, बहुत ही कोई छोटा सा नंबर होगा। सिमिलरली अगर एक बहुत ही तगड़ा स्प्रिंग है जिसके ऊपर अगर आप उसको डिफॉर्म करना चाहते हो, अगर उसको आप स्ट्रेच करना चाहते हो या फिर कंप्रेस करना चाहते हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, राइट। मान लो आपके हैंड्स के साथ अगर आप पूरा अपना जोर भी लगा दे रहे हो तब भी उस स्प्रिंग को आप डिफॉर्म नहीं कर पा रहे। वैसे केस में हम बोलते हैं कि दस स्प्रिंग इज वेरी वेरी स्टफ, ये बहुत ज़्यादा स्टफ है, दैट मीन्स उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ही ज़्यादा होगा। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे भी ये पॉजिटिव जस्ट एक नंबर होने वाला है, स्प्रिंग कांस्टेंट है वो जस्ट एक पॉजिटिव नंबर होता है जो हमको स्टिफनेस के बारे में बताता है स्प्रिंग की, ओके। इसमें कोई नेगेटिव का कुछ सेंस नहीं बनती कि वाई द स्प्रिंग कांस्टेंट शुड बी नेगेटिव। सेकेंडली दस एक्स, यहाँ पे तो यार डायरेक्टली इसका स्क्वायर ही जब हमने कर दिया तो आपको पता ही है कि एक्स जो मर्जी हो डज नॉट मैटर, एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर, राइट। नाउ बिकॉज दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये दोनों ही टर्म्स बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव हैं, सो क्लियरली यू कैन सी जो यू है, जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो भी क्या होगी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। दैट मीन्स इट इज नेवर नेगेटिव। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होती। क्या जीरो हो सकती है? द आंसर इज यस। जब स्प्रिंग अपने मीन पोजीशन पे है तब वो क्या होगी, जीरो होगी, राइट। तब उसकी मिनिमम वैल्यू होगी जीरो। चाहे अगर आप उसको स्ट्रेच कर दो, चाहे आप उसको कंप्रेस कर दो, आप उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, ओके। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, इट इज नेवर नेगेटिव। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द सीजीएस यूनिट्स ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट। इसके लिए हम यूज करने वाले हैं हुक्स लॉ, जो कहता है एफ रीस्टोरिंग होता है माइनस के इंटू एक्स के इक्वल। K is the spring constant, X is the displacement of the spring from the mean position. अब अगर यूनिट्स फाइंड करने हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के, राइट, एस के के, तो हमको फोर्स के यूनिट्स को डिवाइड करना पड़ेगा विद द यूनिट्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इजंट इट? बिकॉज जो के है यहाँ पे, अगर के की आप वैल्यू निकालोगे, इट इज इक्वल टू द माइनस एफ रीस्टोरिंग डिवाइडेड बाई द एक्स, राइट। एंड यू ऑफ कोर्स यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस नेगेटिव साइन, बिकॉज आपको जस्ट यूनिट्स फाइंड करने हैं, राइट। सो जो यूनिट्स एफ के होंगे उसको डिवाइड कर दो जो यूनिट्स एक्स के हैं, एंड आपके पास एस के यूनिट्स आ जाएंगे, ओके। सो फोर्स के सी जी एस यूनिट्स, यहाँ पे ध्यान देना है, सी जी एस यूनिट्स उसने बोला हुआ है, ऐसा यूनिट्स नहीं बोला हुआ। सो फोर्स के जो सी जी एस यूनिट्स होते हैं दे आर द डाइन्स, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है उसके सी जी एस यूनिट्स क्या होते हैं, सेंटीमीटर्स। सो जो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है इसके सी जी एस यूनिट्स क्या बनते हैं, डाइन्स पर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट यहाँ पे आंसर होगा। अगर ऐसा यूनिट्स उसने बोला होता फिर क्या हो जाता, फोर्स की जगह फोर्स के जो ऐसे यूनिट्स हैं वो बन जाते हमारे न्यूटन्स, डिवाइडेड बाय जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह आ जाना था यहाँ पे मीटर्स। सो न्यूटन्स पर मीटर, अगर ऐसा यूनिट्स उसने बोला होता तो ये हमारा करेक्ट आंसर होता। 14th question, the value of coefficient of restitution for one-dimensional elastic collision is how much? पहले यार देखो, ये जो कांस्टेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है जिसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल E, ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u2 माइनस u1। और इन सिंपल टर्म्स v2 माइनस v1 मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कितनी वेलोसिटी के साथ वो दो बॉडीज एक दूसरे के साथ टकराने के बाद सेपरेट हो रही हैं, ये वो है, डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, किस वेलोसिटी के साथ, लेट्स से दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी, बेसिकली ये वो चीज़ है, ठीक है। दोनों बॉडीज कितनी वेलोसिटी के साथ एक दूसरे के टुवर्ड्स आ रही थी, राइट, उन दोनों का ही रेशियो होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। नाउ कैन इट बी 0 to 1, कैन इट बी 0, कैन इट बी 1, और कैन इट बी ग्रेटर देन 1? वो बोल रहा है वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन मीन्स देयर इज नो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे। प्रॉपर जो इलास्टिक कोलिजन होता है वो वैसा कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, राइट। लीनियर मोमेंटम तो चलो कंजर्व्ड रहेगा ही रहेगा, बट उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, इट क्लियरली मीन्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की अगर मैं बात करूं, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करूं और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करूं, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल हैं, सो दोनों का रेशियो कितनी आएगी, एग्जैक्टली 1 के इक्वल। दैट मीन्स द आंसर इज 1, ओके। इन जनरल जब भी आपके पास ऐसा देखने को मिलेगा इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 के इक्वल आता है। बट ये तो हो गई अब हमारी थ्योरेटिकल बात। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हार्डली कोई ऐसा कोलिजन होता होगा जो एग्जैक्टली परफेक्टली क्या है, इलास्टिक कोलिजन। जनरली हमारे पास ऐसा नहीं देखने को मिलता है। द कोलिजन जो होते हैं वो पार्शियली इलास्टिक होते हैं। वैसे केसेस में ई की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच बीच में लाई करती है, राइट। इट कैन बी 0 to 1,
दैट मीन्स 0.4 0.5 कुछ ऐसा नंबर हो सकता है ई का, ठीक है। बट यहाँ वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, सो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर मैं इसको कंसिडर करके चलूँ द आंसर विल बी 1, ठीक है। नेक्स्ट वन, बाय हाउ मच डज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इफ द मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20%। यहाँ पर भी हम यही वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p² by 2m, मास ऑफ द बॉडी stays the same of course, so denominator is constant here. I can safely say kinetic energy यहाँ पे डिपेंड करने वाली है सिर्फ एंड सिर्फ लीनियर मोमेंटम के स्क्वायर के ऊपर, राइट। डिनोमिनेटर यहाँ पे कांस्टेंट था, इस वजह से उसको हम इग्नोर करके चल रहे हैं। डिपेंडेंस काइनेटिक एनर्जी की सिर्फ एंड सिर्फ इसके ऊपर आने वाली है, ओके। अब इसके बाद प्रोसीड करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, राइट। ऐसा करते हैं, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है यहाँ पे लीनियर मोमेंटम के स्क्वायर के ऊपर। सो लेट्स कंसिडर कि जो लीनियर मोमेंटम है अगर वो पहले 5 यूनिट्स था, फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना इंक्रीज हुआ है 20%। 20% मतलब 1/5 पार्ट, 5 का 1/5 पार्ट इज 1 है ना, 5 का 20% कैलकुलेट करोगे ना 1 यूनिट आएगा। सो 1 यूनिट से यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है, दैट मीन्स 6 यूनिट, इज इट। अगर पहले 5 यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम था बॉडी का तो बाद में 20% इंक्रीज हो गया, कुछ ऐसा 6 यूनिट्स। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है लीनियर मोमेंटम के स्क्वायर के ऊपर। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर कर लेता हूँ इसका भी और इसका भी, तभी मुझे पता लगेगा कि कितना बेसिकली काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। इनिशियली कितना था पी आई का स्क्वायर, इट वॉज 25, राइट। 5 का स्क्वायर 25 यूनिट्स, एंड पी एफ का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इज 36 यूनिट्स, ठीक है। अब हमको इनिशियल जो लीनियर मोमेंटम था उसका स्क्वायर भी पता है, फाइनल जो लीनियर मोमेंटम है उसका स्क्वायर भी पता है, राइट। बाय द वे दीज आर नॉट एब्सोल्यूट वैल्यूज, आप जितना मर्जी इसको कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज एट द एंड सिर्फ इनकी रेशियो मैटर करने वाली है। मैं इसको अगर 50 लिखता हूँ, इसको 60 कंसिडर करता हूँ, तब भी सेम आंसर यहाँ पे आने वाला है। अगर मैं इसको 10 कंसिडर करता हूँ, इसको 12 कंसिडर करता हूँ, तब भी सेम आंसर आने वाला है, राइट। सो डोंट वरी अबाउट दीज नंबर्स कि मैंने ये नंबर कहाँ से लिए हैं। जस्ट मेन थिंग इज दैट कि जो चेंज आ रहा है वो यहाँ पे 20% का आना चाहिए, राइट, ओके। सो पी आई का स्क्वायर आ चुका है, पी एफ का स्क्वायर भी आ चुका है। अब देखो परसेंटेज में हमने फाइंड करना है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है। काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है वो डिपेंड डायरेक्टली कर रहा है लीनियर मोमेंटम के स्क्वायर के ऊपर। दैट मीन्स सिर्फ ये हमको देखना है कि लीनियर मोमेंटम के स्क्वायर में कितना चेंज आया। 25 था पहले ही, बाद में 36 हो गया, दैट मीन्स 11 यूनिट्स का चेंज आया है। लेकिन आंसर हमको परसेंटेज में दिया हुआ है, राइट। ये 11 यूनिट्स, तो मैंने जैसे पहले बोला ये कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं है। अगर आपने कुछ और यहाँ पे इसको 10 और इसको अगर 12 कंसिडर किया होता तो ये 11 ना होकर कुछ और नंबर रहा होता, राइट। सो दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट नंबर, ओके। सो 11 का चेंज आया, बट ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 25 यूनिट्स, है ना। अब जितना मर्जी आप करोगे ना, ये जो रेशियो है ये सेम आने वाला है, दिस इज फॉर श्योर, ठीक है। सो 11/25, 11 का चेंज आया डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू, 25 यूनिट्स के ऊपर इतना चेंज आया है, मल्टीप्लाइड बाय 100%। इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। 25 4s are 100 एंड 11 4s are 44, सो 44% का चेंज आया इन द लीनियर मोमेंटम स्क्वायर। एंड बिकॉज जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसमें भी कितना चेंज आया होगा 44% का। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 44%. Next question, a body of mass 20 kg is initially at height of 3 meters above the ground. So let's say this is the ground level and this is the 3 meters level. यहाँ पे कोई body placed थी. Then it is lifted to a height of 2 meters from that position. यहाँ से भी 2 meters और इसको lift कर लिया गया. That means अब उसकी height 5 meters हो चुकी है from the ground level. इट्स इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज हाउ मच, कितना पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुआ। बहुत ही इजी ये तो क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो ये था इनिशियल लेवल, लेट्स से 2 मीटर्स वाला, नो सॉरी 3 मीटर्स वाला, एंड दिस इज द 5 मीटर लेवल। 2 मीटर हमने बॉडी को डिस्प्लेस किया, ठीक है। सो द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय m इंटू जी इंटू एच। मास ऑफ द बॉडी इज 20 kg, स्मॉल जी कुछ गिवन नहीं है, सो 9.8 ही पहले कंसिडर करते हैं, राइट। एंड इनटू हाइट, कितना चेंज आया बॉडी की हाइट में 2 मीटर्स का, राइट। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ये। अब इसको सारे को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, व्हाट्स द आंसर। 2 2s are 4, 4 इंटू 9.8 इंटू 10, राइट। और या फिर इस जीरो को डायरेक्टली आप यहाँ पे कर लो, ये 98 हो जाएगा, है ना।
सो 4 × 98 जूल इतनी इंक्रीज हुई है इन द पोटेंशियल एनर्जी. मल्टीप्लाई करो, 4 8 आर 32, 3 कैरी, 4 9 आर 36 एंड 39. 392 जूल का इंक्रीज हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में. ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, ये आपको दिया हुआ है 5 × 10⁻³ न्यूटन्स पर मीटर, इज स्ट्रेच्ड इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर. सो लेट्स से यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, हमारे पास है एक स्प्रिंग, लेट्स से यहाँ तक, इसको हमने 5 सेंटीमीटर मान लो स्ट्रेच कर दिया, तो मान लो यहाँ तक आ गया. ठीक है, लेट्स से दिस इज द 5 सेंटीमीटर मार्क. देन द वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट फर्दर बाय अनदर 5 सेंटीमीटर. अगर इसको और 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करना हो हमको, लेट्स से यहाँ तक ही आ चुका है, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, तो हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, राइट? यहाँ हमने कितना वर्क डन किया ये उसने कैलकुलेट करना बोला है. कुछ वर्क डन तो हमने यहाँ पर भी किया होगा जब स्टार्टिंग से 5 सेंटीमीटर को स्ट्रेच किया, राइट? बट दिस इज नॉट वी वांट टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट दिस वर्क डन. 5 सेंटीमीटर से टोटल 10 सेंटीमीटर जब हमने स्ट्रेच किया है तब हमने कितना वर्क डन किया. हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस वर्क डन यूजिंग द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? बिकॉज वी नो कि जितना हम इसको स्ट्रेच करने के लिए वर्क डन करेंगे बाहर से, वो वर्क डन इसमें स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज गिवन बाय हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर. ओके, अच्छा, स्टार्टिंग में इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो रही होगी बिकॉज ये स्प्रिंग एकदम न्यूट्रल पोजीशन में था. देन हमने इसको 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर दिया, सो ऑफकोर्स इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रही होगी. फिर इसको और ज़्यादा जब हमने स्ट्रेच कर दिया, टोटल 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर दिया विद रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रल पोजीशन, तब इसकी बहुत ज़्यादा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रही होगी. ऑफकोर्स यहाँ यू एफ बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू यू आई, बिकॉज यहाँ ज़्यादा हमने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया हुआ है ना. यहाँ से डायरेक्टली आपके पास दिख रहा है, जितना ज़्यादा डिस्प्लेस आप करोगे, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच करोगे लेट्स से स्प्रिंग को, उतनी ज़्यादा इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी. ऑफकोर्स मेक सेंस. ठीक है, सो अगर मेरे को ये पता करना है कि इस दौरान कितना वर्क डन हमने किया बाहर से, तो मैं सिर्फ ये देखूंगा कि कितना चेंज आया इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में. सो इन अदर वर्ड्स मेरे को जस्ट यू एफ माइनस यू आई कैलकुलेट करना है. ओके, सो यू एफ माइनस यू आई बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ इंटू के इंटू एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर, इजंट इट? ठीक है, इस डायग्राम को मैं जरा सेपरेट कर देता हूँ. ठीक है, ओके, so this is the change in the this is the change in the elastic potential energy. So let's calculate half into k, that means हमको given है 5 into 10 raised to power 3 into x f square. फाइनल पोजीशन में उसकी कितनी स्ट्रेचिंग हुई है विद रिस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन, दैट इज द 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, isn't it? बट जो ये सेंटीमीटर है, दिस इज नॉट एसआई यूनिट. ऑफ कोर्स हमको एसआई में डील करना पड़ेगा. हर जगह हम मीटर्स कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ भी हमको मीटर चाहिए, मीटर चाहिए. ठीक है, सो 10 सेंटीमीटर की जगह मैं लिखने वाला हूँ 10/100 में इसको अगर करूँगा तो मेरे पास मीटर में ये वैल्यू आ जाएगी, राइट? सिमिलरली इसे भी 5/100 अगर मैं कर देता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू मीटर में आ जाएगी. ठीक है, और दिस इज स्क्वायर एंड यहाँ भी इस टोटल क्वांटिटी का स्क्वायर है हमारे पास. बस अब इसको सॉल्व करते हैं. 5/2 इंटू 10 रेज टू पावर 3 इंटू 0, यहाँ पे 0 से कैंसिल आउट होगा एंड विल गेट 1/100 माइनस दिस इज 5/100 का स्क्वायर, और आई कैन से 1/20 का ये स्क्वायर है विच इज इक्वल्स टू 1/400, isn't it? Then it is 5/2 multiplied by 10 raised to power 3. इन दोनों को माइनस करो, फ्रैक्शंस को, राइट? सब फ्रैक्शन करेंगे, एलसीएम आएगा यहाँ पे 400, देन वी गेट 4 - 1 दैट इज 3. ओके, एंड यहाँ पे देखो 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर नीचे 2 है, 2 zeros हैं. सो इसको अलग से देख लेंगे. 10 रेज टू पावर ये 1 बन जाने वाला है, सिंपली मतलब 10 बन जाने वाले, और बाकी नंबर न्यूमिनेटर में आ जाएगा 5 × 3 दैट इज 15, डिनोमिनेटर में 2 4s are 8 एंड इंटू 10, राइट? इसको बस आप सॉल्व कर लो. 15 को 8 से आप डिवाइड करोगे, यू विल गेट समथिंग लाइक 1.875 मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड यू गेट 18.75 न्यूटन्स मीटर. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. Question number 18. A truck and a car are moving with the same kinetic energies on a straight road
दो जो ये बॉडीज उसने दी हुई हैं, ट्रक एंड कार, दोनों की इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी रही होगी, राइट, लेट्स सपोज अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 100 जूल है, या लेट्स सपोज अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी 10,000 जूल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 10,000 जूल है, कुछ ऐसा है। ओके, सो ये हो गई उन दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, समथिंग लाइक दिस। फिर देयर इंजन्स आर साइमल्टेनियसली स्विच्ड ऑफ, दोनों को हमने बंद कर दिया, दोनों के इंजन को। दैट मीन्स दोनों की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितने होने वाली है, 0 जूल, 0 जूल। दोनों का इंजन बंद कर दिया तो अल्टीमेटली दे बोथ विल कम एट द रेस्ट, है ना। विच वन विल स्टॉप एट लेसर डिस्टेंस, राइट, कम डिस्टेंस पर कौन रुकेगा, काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप का ये क्वेश्चन है ना। अब देखो स्टार्टिंग में बिकॉज दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी दोनों की ही, ट्रक की एंड कार की इक्वल है, राइट। अब बिकॉज दोनों की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू इक्वल है, इन अदर वर्ड्स आई कैन ऑल्सो से दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कार के केस में आ रहा है और जो ट्रक के केस में आ रहा है वो भी क्या इक्वल है, 10,000 जूल ही है ना। यहाँ पे भी 10,000 माइनस 0 10,000 होने वाला है और यहाँ पर भी 10,000 माइनस 0 10,000 होने वाला है। दैट मीन्स अगर दोनों के लिए, ट्रक के लिए एंड कार के लिए, जो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी है, वो बराबर है, सो यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम आई कैन ऑल्सो से कि जो वर्क डन कर रही है फ्रिक्शन उन दोनों के ऊपर, उनको रोकने के लिए, वो भी क्या है, बराबर है, बिकॉज वर्क इज नथिंग बट द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, इजंट इट। दैट मीन्स यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम एक चीज हमको पता लग चुकी है, दैट जो फ्रिक्शन है, द फ्रिक्शन इज डूइंग equal work to stop the truck and the car, ठीक है। फ्रिक्शन ने दोनों के लिए बराबर वर्क डन किया है। ओके, सो वर्क डन, देखो कार को रोकने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ता, फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट, अब कितनी फोर्स कार के ऊपर लग रही होगी, फ्रिक्शन कितनी फोर्स कार के ऊपर लगा रही होगी, दैट इज म्यू इनटू आर, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन, इसको मैं स्मॉल एम इंटू स्मॉल जी लिख देता हूँ, एंड जो डिस्टेंस है जितना वो लेट्स से कार ट्रैवल करेगी, ठीक है, हमको नहीं पता है कितने डिस्टेंस पे रुकने वाली है, सो लेट्स कॉल इट डी सी, सी स्टैंड्स फॉर द कार, ठीक है। ट्रक के लिए कितना वर्क डन किया फ्रिक्शन ने, दैट इज अगेन म्यू, म्यू सेम रहने वाला है, ऑफ कोर्स दैट इज जस्ट अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, ठीक है। कंसिडरिंग कि दोनों के सेम टाइप के टायर्स हैं, इतना ऑफ कोर्स हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीज़ों को कि टायर्स भी डिफरेंट रखेंगे दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी डिफरेंट रखेंगे, दैट वुड मेक थिंग्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। सो कंसिडरिंग कि दोनों के टायर्स सिमिलर हैं, दोनों की जो रूट्स हैं वो सिमिलर हैं, सिमिलर कंडीशंस हैं, सो म्यू इज गोइंग टू बी सेम इन बोथ द केसेस, देन मास ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा ट्रक का, स्मॉल जी इसके लिए भी सेम है, एंड जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने वो ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू द कार। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के लिए इक्वल है ना, हमने यही देखा ना यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो इक्वल वर्क डन कर रही है, ऐसा नहीं है कि जो कार को रोकने के लिए उसको वर्क डन करना पड़ा वो कम है, ट्रक को रोकने के लिए ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा, नथिंग लाइक दिस। ये दोनों ही क्वांटिटीज 10 एंड 10 ये दोनों बराबर हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को कर देता हूँ इस तरह से इक्वेट, एंड जो कॉमन पार्ट है जैसे म्यू एंड म्यू, this will get cancelled out, small g and small g this will also get cancelled out, okay, and जो ये dt है इसको मैं भेज रहा हूँ इधर, एंड जो ये स्मॉल m है इसको हम भेज देते हैं इधर, ओके। कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m, कौन बड़ा है इसमें से, ऑफ कोर्स कैपिटल M, दैट मीन्स कैपिटल M बिकॉज यहाँ पे बड़ा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, दैट मीन्स इन दोनों की जो रेशियो होने वाली है इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, है ना। अब यहाँ पर आपको सिंपली दिख रहा है कि आपका रिजल्ट आ रहा है DC, दैट मीन्स कितना डिस्टेंस कार ट्रेवल करेगी बिफोर द स्टॉपिंग, दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक, दैट मीन्स कौन सा जो दोनों में से व्हीकल है दैट विल स्टॉप एट द लेसर डिस्टेंस, ट्रक, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, और यस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। क्वेश्चन नंबर 19, अ लाइटर एंड अ हैवियर बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, दोनों का लीनियर मोमेंटम बराबर है। ऐसा एक ही केस में पॉसिबल होगा यार अगर जो लाइटर बॉडी है मान लो उसका मास स्मॉल m है, कैपिटल जो हैवी बॉडी है उसका मास कैपिटल M है, स्मॉल m बिकॉज कम है, कैपिटल M मीन्स इसका मास ज़्यादा है।
अगर इसका मास कम है तो इसकी वेलोसिटी ऑफ कोर्स ज़्यादा रही होगी, है ना। और दूसरी जो हैवी वाली बॉडी है, अगर इसका मास ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स इसकी वेलोसिटी कम रही होगी। सो इस वजह से वी को मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिख दिया, यहाँ पे वेलोसिटी को मैंने स्मॉल वी से लिखा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स अगर मास यहाँ पे इसका ट्वाइस है हैवियर बॉडी का, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी ट्वाइस होगी तभी ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं ये बराबर होंगी, दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा। इज इट? अगर मान लो ये मास 10 टाइम्स है हैवी वाली बॉडी का एज कम्पेयर टू द लाइटर वन, वेलोसिटी लाइटर वाली की 10 टाइम्स होनी चाहिए। क्लियर? दैट मीन्स रेशियो दोनों की बराबर होगी उस फॉर्म में। ओके, विच वन हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी? वही रिलेशन यहाँ पे यूज होने वाला है, द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, राइट। वी डोंट, बाय द वे, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस एज वेल, ठीक है। जनरली मैंने बताया लीनियर मोमेंटम उसने बोला हुआ है कि दोनों का है कांस्टेंट, दैट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करेगी सिर्फ एंड सिर्फ मास के ऊपर, और वो भी कैसे? इनवर्सली। जिसका मास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कम, मास जिसका कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। यही पूछा हुआ उसने कि किसकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। सो काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इनवर्सली डिपेंड कर रही है, सो जिसका मास कम होगा, जो लाइट वाली बॉडी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का ये क्वेश्चन है। द पावर ऑफ अ मोटर पंप इज 2 किलोवाट। 2 किलोवाट मीन्स 2000 वॉट का एक मोटर पंप है। हाउ मच वाटर पर मिनट कैन इट रेज टू हाइट ऑफ 10 मीटर्स? 10 मीटर ऊपर अगर मान लो कोई फ्लोर है, जैसे 10 मीटर की हाइट के ऊपर अगर आपको पानी पहुंचाना है यूजिंग दिस पंप, तो हर मिनट कितना पानी ऊपर पहुंचाया जा सकता है, ये आपको पता करना है, राइट। एज यू कैन सी वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखते हैं कैसे इसको डील करेंगे। पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, इजंट इट? अब जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन कर कौन रहा है? जो ये पंप है मोटर का, राइट। जो मोटर पंप है वो वर्क कर रहा है ऑन द वाटर, राइट। और जो ये वाटर के ऊपर वर्क डन हो रहा है, दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जितना वर्क डन होगा उस वाटर के ऊपर, उतनी ही उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी, विच इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, ठीक है। सो पावर हमको गिवन है 2 किलोवाट, 2000 वॉट, दैट मीन्स सो 2000, इसको पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3 वॉट, दैट इज इक्वल्स टू मास कैलकुलेट करना है, स्मॉल जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसने बोला कैलकुलेट, और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप कंसिडर कर सकते हो, इनटू h इज द हाइट 10 मीटर्स, डिवाइडेड बाई टाइम आपको दिया हुआ है 1 मिनट पर मिनट बोला हुआ है, दैट मीन्स 60 सेकेंड्स में हम देखेंगे, राइट। ओके, नाउ 0 gets cancelled with this. What else? This will get cancelled, that means 10 raised to power ये हो जाएगा 2, एंड ये 6 मल्टीप्लाई कर दो उधर, ये 12 इंटू 10 रेज टू पावर 2 है ना। हाँ, दैट इज द वैल्यू ऑफ m, दैट मीन्स हमारा जो मास आएगा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है 1200 kg, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हर 1 मिनट में टोटल 1200 kg पानी ये मोटर का जो पंप है, जो ये मोटर पंप है, ये ऊपर पहुंचा सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप इस चैनल पे नहीं हो, बिकॉज इस चैनल पर इसके बाद भी ऐसी और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लगातार आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।